जी नहीं। नमस्कार, पापसी में आपका स्वागत है। मैं नवराही। शब्द रंग प्रोग्राम के तहत हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें और जो कुछ भी वो रच रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ, उस सब को हम तक पहुंचाने में वो क्या कुछ करते हैं, ये बातें जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ सबसे पहले मेहमान हैं सुपरिचित कवि और बेहतरीन संपादक प्रोफेसर मोहन सम्राट। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनकी खास पहचान है, एक खास मुकाम है। पिछले कई दशकों से रचना क्रम में लगे हुए हैं। प्रोफेसर मोहन सम्राट की कविता की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई भाषाओं में अनुवादित भी हो चुकी हैं। इनका पहला काव्य संग्रह कीड़े 1969 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद लगातार निरंतर वे अपने रचना क्रम में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रसाद, शब्द रंग में आपका स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद धन्यवाद। जी अच्छा, मुझे सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ कि नई पीढ़ी जो है वो आपके नाम से परिचित है, आपकी रचनाओं से परिचित है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अब जीवन के बारे में उतना परिचित नहीं होती, क्योंकि आज का जो भाग दौड़ का जीवन है उसमें जानना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आपकी कविता लिखने की शुरुआत कैसे हुई, पहली कविता कौन सी थी और कहाँ छपी थी? नवराही जी, कविता के क्षेत्र में जब मैंने पदार्पण किया तो मेरा बचपन का ही समय था और लगभग जहाँ तक मुझे याद आता है 8वीं कक्षा में ही था। तब एक छोटी सी कविता लिखने का मौका मुझे मिला, या एक स्वाभाविक रूप से कविता फूटी जिसका शीर्षक चिड़िया जी था। और चिड़िया यूं भी अब तक मेरे ज़हन में विशेष मुकाम बनाकर बैठी हुई है। बहुत बार ये मेरी कविताओं में किसी न किसी ढंग से आ जाती है। उसकी स्थिति को बयान करने का मौका मिलता है, चिड़ियों को देखना, उड़ते हुए देखना। तो और उसके बाद फिर थोड़ा सिलसिला थम गया। कुछ पढ़ाई की तरफ ध्यान गया और फिर 10वीं कक्षा में जब पहुंचा तो मौका कुछ ऐसा बना कि मैं विद्यार्थी रहा साइंस और ड्राइंग का। जी बस असल में जो कविता का सिलसिला शुरू हुआ है वो कॉलेज में जाकर हुआ। जी और कॉलेज के 4 वर्ष जो मैंने उस समय बिताए, कहना चाहिए कि 60 से लेकर 64 तक, तो ये एक ऐसा आरंभिक समय था जब कविता के प्रति मेरी रुचि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर दम कविता ही सूझती थी। और शहर में भी मौके मुझे मिलते थे। सिरसा से मैं संबंध रखता हूँ और उस समय सिरसा में बहुत कम कवि हुआ करते थे, या तो हमारे प्राध्यापकगण कुछ लिखने वाले थे। उस समय कॉलेज में डॉक्टर चंद्रशेखर बतौर प्राध्यापक आए, फिर डॉक्टर ओंकार राही आए। तो उनके संपर्क से फिर कविता के प्रति मेरी रुचि और बढ़ती चली गई। ये है शुरुआती दौर की स्थिति जब मैं कविता की ओर झुका। और कविता अब तक मेरे साथ इस ढंग से जुड़ी हुई है कि मैं उससे अपने आप को अलग नहीं मानता। और आप जैसे मित्र भी मुझे बतौर कवि ही लेते हैं, और क्योंकि दूसरी किसी विधा पर कोशिश के बावजूद भी मैं ऐसा कुछ नहीं लिख सका। हालाँकि कहानी भी जब मैं कॉलेज में मैंने प्रवेश किया तो कहानियाँ भी मैंने 2-4 लिखी, पर उसको मैं शीघ्र ही उससे अलग हो गया और कहानी की तरफ मेरा रुझान बना ही नहीं। तो ये है स्थिति मेरी उस समय की। जी, तो क्या जो पहली कविता थी आपको याद होगी? नहीं, वो कविता ऐसा है कि अभी संभाल कर ही रखी पड़ी है। और उस कविता को
या यूँ कहिए कि जो बीए तक की मेरी रचनाएँ थी सारी की सारी, वो अभी तक बंद ही पड़ी हैं। और उसके अच्छा। बाद एमए से जो शुरुआत हुई, तो जो कुछ अब मेरा सामने है मित्रों के सामने, पाठकों के सामने, वो सारा उसके बाद का ही है। तो वो कविता मेरे ज़हन में उस रूप में नहीं है कि मैं अब यहाँ प्रस्तुत करके अपने पाठकों को सुना सकूँ, अपने श्रोताओं को सुना सकूँ। जी। अच्छा, लेखन कार्य आपके लिए क्या है? मतलब क्यों लिखते हैं आप? फिर कहना फिर। मतलब लेखन कार्य को आपके लिए क्या है? लिखते क्यों हैं आप? अ, ऐसा मतलब है शुरू में कि लेखन मैं क्यों लिखता हूँ, ये बहुत विशिष्ट सवाल तो है ही, और थोड़ा इसका जवाब मुश्किल भी होता है। बस मैं तो ये समझ रहा हूँ लगातार एक लंबे अरसे से कि लिखने की मुझे आदत सी हो गई है। अब क्यों लिखता हूँ? अगर मैं थोड़ा विश्लेषण करूँ तो मुझे लगता है कि अ, जो मित्र, जो पाठक, जो श्रोता मुझे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझ पर उनका एक ऋण है, और मैं उस ऋण से मुक्त होने के लिए लिखता हूँ, और ताकि वे आश्वस्त हो सके, और मेरे प्रति उनका आकर्षण जो है जिस रूप में बनता है, मैं उससे ही अपने आप को संतोष कर लेता हूँ। ठीक है। जब एक आपने बीज कविताएँ लिखी हैं, हुँ। मतलब मैं जानना चाहूँगा बीज कविताएँ क्या है? मतलब क्या स्थिति है इसकी हिंदी में? बीज बीज कविताएँ? जी। हाँ, ऐसा है कि आपको मालूम ही है कि शुरुआती दौर में तो साधारणतया इस प्रकार की डिस्टिंक्शन करनी मुश्किल हो जाती थी कि आप क्या लिख रहे हैं, यानी कि आप कविता ही लिख रहे हैं। धीरे-धीरे चिंतन का पक्ष थोड़ा हावी हुआ, और मेरा रुझान लंबी कविता की तरफ भी पहुँच गया, और मेरा जी। एक संग्रह जो है लंबी कविता का भी सामने आया, और जी। मैं लंबी कविता लिखने लगा। 5 बड़ी लंबी कविताओं का एक संकलन आया। फिर एकाएक ये कह लीजिए कि जब और चिंतन पक्ष मेरा हावी हुआ, तो कुछ छोटी कविताएँ मेरे सामने आईं, और मैंने उनका समझिए लगा कि ये जैसे सूक्त कविताएँ होती हैं, उस जी। रूप में मैंने उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो फिर ये एक प्रकार का फिर वो चिंतन पक्ष ही होती है कि आप उसको क्या नाम देना पसंद करेंगे। तो मुझे लगा कि जिस तरह से बीज फूटता है और उसका जी। विस्तार अर्थ के रूप में विस्तार होता है, वो पत्तों में, टहनियों में फैलता चला जाता है, और हर जी। तरह से अपनी-अपनी स्थिति को बयान करता चला जाता है। तो मुझे लगा कि मेरी कविता भी जो छोटी कविताएँ हैं, बीज कविताएँ हैं, और जो 5, 10, 12 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं होती है, पर उसमें जो विचार है वो इस ढंग से आता है कि उसका विस्तार बहुमुखी होता है। और जी। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि कई बार मैंने खुद भी उसका थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश की कि एक छोटी कविता भी कितनी बड़ी बात कह सकती है। ऐसा हमारे आलोचक मित्रों ने भी बहुत कुछ मेरी इन कविताओं को देखकर किया, और वो एक तरह से संग्रह के रूप में भी सामने आई, और वो कुछ जी। कविताएँ काले पृष्ठों में आई, कुछ हुँ। एक दूसरा मेरा संग्रह आया था आदमी, रक्त बीज आदमी के नाम से। तो रक्त बीज जी। आदमी में सारी लगभग कविताएँ जो हैं, बीज कविताएँ हैं, और वो बहुत ही जी। चर्चित हुआ, और मुझे लगता है कि अभी उस पर विश्लेषण होना या उसका विश्लेषण होना अभी बाकी है। जी, तो मैं चाहूँगा कुछ बीज कविताएँ आप हमारे साथ साझा करें। हाँ, मैं आपके सामने अपनी क्योंकि ये बात बड़ी अ अ, विशिष्ट है, और वो आपके सामने मैं रखना भी चाहूँगा, मित्रों को सुनाना भी चाहूँगा। जी। तो अब देखिए, एक बीज कविता है मेरी, कहीं कुछ है। जी। अब देखिए, इस कविता को मैंने जिस रूप में मात्र 4 खंडों में कह लीजिए, खंड ना कहिए तो 4 भाग हैं इसके, छोटी-छोटी जी। बात जो है, और वो
विस्तार इतना देने वाली है कि आप खुद ही इसका एहसास करेंगे। जी जी कहीं कुछ है, जी कहीं कुछ है हवा में, जी जल में, नीले आकाश में, जी जो हर किसी को बांधता है। हम्म, कहीं कुछ है हवा में, जल में, नीले आकाश में, जो हर किसी को बांधता है। जी अब इस पर जरा गौर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि इसका एक बहुत बड़ा विस्तार जो है संभव है। हम्म, दूसरा भाग इसका है, कहीं कुछ है मिट्टी में देखो, उसकी गंध में डूबो, जी फिर गुनगुनाओ, गीत गाओ। कहीं कुछ है मिट्टी में देखो, उसकी गंध में डूबो, फिर गुनगुनाओ, गीत गाओ। जी तीसरा हिस्सा इसका देखिए, जी कहीं कुछ है इच्छाओं आकांक्षाओं के चीखने में। हम्म, कहीं कुछ है इच्छाओं आकांक्षाओं के चीखने में, जुबान के थरथराने में, दरकती आवाज में, हम्म, सपने टूट जाने में। अपना किसे कहोगे किनारा, तो पीछे छूट जाने के बाद, किनारा पीछे छूट जाने के बाद। जी कहीं कुछ है पहाड़ की चोटी पर, कहीं कुछ है पहाड़ की चोटी पर, समुद्र की गहराई में। जी जी किसे कितना ढूंढ पाओगे अपने से अलग होकर। हम्म, कहीं कुछ है पहाड़ की चोटी पर, समुद्र की गहराई में। किसे कितना ढूंढ पाओगे अपने से अलग होकर, अपने से अलग होकर। एक और कविता है, जी बीच जी कविता ही, जी जी ये कैसा वक्त है, जी ये कैसा वक्त है, हथेलियां वैसाखियों पर हैं। हम्म, ये वक्त कैसा है, हथेलियां बैसाखियों पर हैं, हम्म, और मनुष्य एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। जी बिल्कुल अंधेरे में संगीत है, हम्म, संगीत में अकेलापन। ये वक्त कैसा है, युद्ध स्थल बना है। हम्म, अंधेरे में संगीत, संगीत में अकेलापन। ये जी वक्त कैसा है, युद्ध स्थल बना है। अरे युद्ध स्थल बना है, ये वक्त कैसा है, सरपट भागता। हम्म, हम्म, ये वक्त कैसा है, सरपट भागता, हर किसी को रोंदता। जी जीवन की परिभाषा बदल रहा है। ये वक्त कैसा है, जीवन की परिभाषा बदल रहा है। ये वक्त कैसा है, हम दहलीज पर बने खड़े। जी ये वक्त कैसा है, चिंतित नहीं है रहनुमा, अंधेरे के हम्म, बावजूद। हम्म, ये वक्त कैसा है, चिंतित नहीं है रहनुमा, हम्म, अंधेरे के बावजूद। ये वक्त कैसा है, आदमी को अकेला अकेला बना रहा है, खुद से लड़ना सिखा रहा है। जी जी ये वक्त कैसा है, आदमी को अकेला अकेला बना रहा है, खुद से हम्म, लड़ना सिखा रहा है। हम्म, अरे तुम मांगते रहे सूरज, हम्म, तुम मांगते रहे सूरज, जी अपनी बंजर जमीन के लिए। हम्म, और मांगते ही रहे, और मांगते ही रहे। ये वक्त कैसा है, जी जी ये वक्त कैसा है, आदमी को पेड़ नहीं झरना हम्म, बनाता है। हम्म, हम्म, हम्म,
ये वक्त कैसा है, आदमी को पेड़ नहीं झरना बनाता है, हम्म, रेगिस्तान में दौड़ता सब कुछ पीछे छोड़ता। ये वक्त कैसा है, इतिहास को मोड़ता, हंस रहा है, हंस रहा है। मैं कांटों पर चलने का आदी हो गया हूँ। ये वक्त कैसा है, फूलों से रिश्ता टूट रहा है। मैं कांटों पर चलने का आदी हो गया हूँ। ये वक्त कैसा है, फूलों से रिश्ता टूट रहा है, कांटों का गणित जुड़ रहा है। ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है, ये वक्त कैसा है। तो ये मेरी कुछ बीज कविताएं आपके सामने थी, और मुझे लगता है, विश्वास है कि ये कविताएं आपको जो इसमें संदेश में देना चाहता हूँ तो विस्तार पाता है, और इस पर आप लंबी बात कर सकते हैं, लंबा अर्थ निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात कहने वाली कविताएं हैं ये। जी धन्यवाद। जी, तो जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप भी प्रोफेसर मोहन सप्रा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका जवाब वो हमें देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लेखन से तो जुड़े ही हैं, अध्यापन से जुड़े रहे हैं, साथ में आप प्रकाशन और मुद्रण से भी जुड़े रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा संतुष्टि आपको किसमें मिली? ऐसा है कि इस ढंग से इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि आप ट्रायंगुलर एक त्रिकोणी सी एक स्थिति में फंस जाते हैं, और मेरा जो जीवन है या मेरी जो स्थिति रही है वो ये है कि एक तो प्राध्यापन जो है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मेरे ताप से मेरे बहुत से विद्यार्थी छात्र या मित्र कहना चाहिए मेरे जीवन को एक दिशा देने वाले भी बने रहे हैं। और जहाँ तक प्रकाशन का सवाल है, ये बचपन से ही, क्योंकि सन 1961 में ही हमारे पिताजी ने एक अखबार निकाली थी भारत युग नाम से। तो तब से सारा जो जिम्मा था उसकी प्रकाशन का वो मेरे ऊपर ही था, और 4 BA तक मैं ऐसा ही उनके साथ करता रहा, जिस वजह से प्रकाशन और प्रेस के साथ मेरा लगाव जो है वो बहुत बनता चला गया। नतीजे के तौर पर समझो एक समय जब आया, जब नकोदर मैं DAV कॉलेज में बतौर प्राध्यापक नियुक्त हो गया, तो वहाँ से मौका मुझे मिला। तो सन 1975 से ही ये प्रेस का धंधा और किया, पर उससे पहले भी प्रेस लाइन में प्रेस की ये स्थिति जो थी मेरे संपर्क में ऐसी आई कि मैं न जाने क्यों कैसा हुआ कि आज भी मैं उसमें अपने आप को डूबा सा महसूस करता हूँ। तो इसलिए प्रकाशन का सिलसिला जो है इसी रूप में आ गया, और प्राध्यापन का भी हो गया। बाकी लेखन जो है वो बचपन से ही, क्योंकि 8वीं 9वीं में ही पढ़ने का मौका कुछ मिलता रहा। उस जमाने में ही टैगोर, प्रेमचंद, चंद्रकांता संतति, ये सारे उपन्यास उस जमाने में ही मैंने पढ़ डाले थे, और कविता के प्रति भी रुचि धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी। वो ठीक है कि मैं उपन्यास या कहानियां नहीं लिख पाया, पर शुरुआती दौर में मैं इन्हीं बड़े शरतचंद्र को पढ़ा, टैगोर जी को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा। तो इस ढंग से बचपन से ये सारा सन्यासी उस काल में ही मैंने पढ़ लिया था। तो मतलब ये है कि ये चीजें जो है पढ़ने के साथ साथ आदमी के लेखन की तरफ अपने आप प्रेरित हो जाता है। तो ऐसा मतलब सारी चीजें साथ साथ चलती रही। हाँ, साथ साथ चली, और अब भी मैं इनको अपने से कटा हुआ महसूस नहीं करता हूँ। प्रकाशन का भी सिलसिला अभी तक जारी है, और प्राध्यापन का तो ये है कि गाय बगाए वो पुराने विद्यार्थी जो अब जैसे फेसबुक का मामला है, तो किसी न किसी पुराने विद्यार्थी का जो आज से 40 साल पहले कोई विद्यार्थी रहे, तो उनका भी कभी फोन आ जाता है फेसबुक पर, वो याद दिला देते हैं। तो मतलब ये है कि वो प्राध्यापन ने तो निश्चित तौर पर मेरी जो एक शक्ति को बढ़ाया है, और आत्मविश्वास मेरा पैदा हुआ है। और आज भी पुराने विद्यार्थी जो एक अच्छे पदों पर बैठे हैं,
उनके साथ भी मेरा संपर्क जो है वो बराबर बना हुआ है। और मैं उत्साहित होता हूँ जब कभी भी उनका फ़ोन आ जाता है, मेरा हाल-चाल पूछते हैं, तो निश्चित तौर पर लगता है कि वास्तव में तो मैं यही महसूस करता रहा हूँ कि 10-12 विद्यार्थी तो ऐसे हैं, जिनको मैं अपनी कृति के तौर पर देखता हूँ। राजेंद्र चुग हैं, रविंद्र जाखू हैं, रामपाल चंद्र हैं, तरसेम गुजराल हैं। ये सारे मैं उनको अपनी कृतियों के रूप में ही देखता हूँ कि चाहे मेरी कृतियाँ कम हैं और मैं क्योंकि मानकर चल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लिखने वाला व्यक्ति विशेष नहीं रहा हूँ, पर फिर भी जितना भी लिखा है उनमें ये भी लोग शामिल हैं कि एक कृति के रूप में अब माना जा सकता है। जी, जी। अच्छा, हर कलाकार या हर लेखक जो होता है अपने आस-पास से भी प्रभावित होता है। तो कुछ पाठक जो हैं प्रश्न भी पूछ रहे हैं। एक मैं पढ़ना चाहूँगा, आपके सामने प्रश्न पूछा है। शिवानी सिंह नोएडा से उन्होंने पूछा है कि उनका कहना है कि कोरोना काल जो था चला पिछले कुछ समय में, उसमें उसका असर लेखन पर भी पड़ा, मतलब लेखन में भी कुछ चीज़ें आईं। वो पूछना ये चाह रही हैं कि क्या आपने भी कुछ इस दौर में लिखा या इसके बारे में कोई आपके लेखन में आई वो चीज़ें? जो कोरोना काल का तो सिलसिला जो है कि शुरुआती दौर में तो इतना डर भय चारों तरफ फैला हुआ था कि लोग लेखन की तरफ तो इतना उस वक्त प्रवृत्त नहीं हो पाए। बाद में जब धीरे-धीरे उसके थोड़ा प्रभाव कम हुआ, फिर लिखना-लिखाना शुरू हुआ। अब सीधे तौर पर फ्लैट रूप में अगर आप कोरोना की बात कर रहे हैं कि वो कोरोना से मर गया, ये हो गया, उसको ये हो गया, तो इस ढंग का लेखन जो है, वो शायद मैं तो नहीं ही कर पाया हूँ। और छिट-पुट रचनाएँ जो उस दौरान लिखी गई हैं, उसमें किसी न किसी रूप में मौत की बात आ सकती है, जीने की लालसा की, जिजीविषा की बात आ सकती है। तो ये मेरी कविताओं में छिट-पुट आता रहा है। पर एकदम मैं कहूँ कि मैंने कोरोना काल पर बहुत कुछ लिखा। असर तो हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ा है, हमारे खान-पान पर पड़ा है, हमारे जीवन शैली पर पड़ा है और बैठना, उठना, संबंधों का सिलसिला। अब बहुत से हमारे संपर्क में मित्र तो थे ही, रिश्तेदारियों में भी इस ढंग से कुछ 2-4 मौतें सामने आईं। लेखक मित्र भी नहीं बच पाए और भी इंटेलेक्चुअल क्लास के कुछ वकील हैं, कुछ हैं। तो मतलब ये एक सामूहिक रूप से प्रभाव तो पड़ता ही है और उससे फिर आपकी जीवन शैली बदलती है और जीवन शैली तो मेरी भी बदली ही, खान-पान सारा का सारा कुछ बदला ही। पर मैं कहूँ कि मैं फ्लैट रूप से जो एक सीधा कोरोना शीर्षक से मैं कविताएँ मैंने लिखी, ऐसा शायद मैं नहीं कर पाया। छिट-पुट ज़रूर कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वो चीज़ें आई। जी। अच्छा, आपने लंबी कविताएँ भी लिखी, बीच कविताएँ भी, और आपकी प्रेम कविताओं पे भी काफ़ी चर्चा होती रही है। और मैंने एक प्रेम कविताएँ। प्रेम कविताएँ। जी, तो मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि आपकी जो कविताएँ हैं मतलब बिना प्रेमिका के भी प्रेम की कविताएँ आपने लिखी हैं। तो ये बात इस मेरे पर बारे कुछ में रोशनी डालिए। जी। अक्सर कही जाती रही हैं और अब भी मुझे अब मैं क्या कहूँ कि ये मुझे आश्वस्त करती है बात, तो अब लोगों को शायद ये एक बार बहुत कई साल पहले डॉक्टर मेघ, रमेश कुंतल मेघ जो एक मार्क्सवादी आलोचक भी रहे हैं और उन्होंने मंच पर भी ये कहा था कि मेरी कविताओं में नारी कहीं नहीं। पर सवाल ये है कि जिस रूप में लोग नारी को कविता का केंद्र बिंदु बनाकर कविताएँ लिखते हैं, शायद ऐसा तो मैं नहीं कर पाया और ना मेरा प्रेम उस किस्म का प्रेम है। हालाँकि लोग तो फिर समझते हैं कि ये अगर आपके मन में अंदर आपके हृदय में कहीं प्रेम ही नहीं है, तो आप कवि काहे को हुए? पर ऐसा नहीं है और ये मेरी जो अभी साल भर हुआ एक रंगों में रंग, प्रेम रंग के नाम से संग्रह आया है और उसको खूब मैंने खुद महसूस किया है कि काफ़ी चर्चित हुआ है। तो उनमें से मैं एक आध कविता आपके सामने रखता हूँ। आप खुद ही उसमें थोड़ा महसूस कर पाएँगे और एक कविता छोटी-सी है। प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। जी। प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। जी।
मिट्टी ने समर्पण किया हम्म, और खड़ा हो गई। जी बिल्कुल, बहुत मिट्टी ने हम्म, समर्पण किया और घड़ा हो गई, हम्म, ईंट बन गई। बिल्कुल बहुत अच्छा। प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। जी ये जी कविता बहुत अर्सा पहले की लिखी हुई है, संग्रह में आई है। बिल्कुल, मिट्टी ने समर्पण किया और घड़ा हो गई, जी ईंट बन गई। प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। प्रेम ही तो हुआ, बिल्कुल। जल ने समर्पण किया हम्म, और नदी हो गया। जी जल ने समर्पण किया और नदी हो गया, समुद्र हो गया। प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। बहुत अच्छा, बिल्कुल। बीज ने समर्पण किया हम्म, और फूल बन गया, जी वृक्ष बन गया। प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। बहुत प्रेम संग प्रेम ही तो हुआ। अब आप जी इसमें देख सकते हैं कि कहीं वैसा एक नारीवादी प्रेम की बात कहीं सामने नहीं आती, पर प्रेम तो बिल्कुल, प्रेम है ही। तो प्रेम की जी परिभाषा इस रूप में भी मैं करता रहा हूँ। एक छोटी सी और प्रेम कविता सुनाने जी जा रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे मेरे प्रेम के बारे में जो मेरा सैद्धांतिक पक्ष समझ लीजिए, कह सकते हैं आप, हम्म, वो जी सामने जी क्या आता है कि प्रेम हर लहर में जी विद्युत की तरह पसरा पड़ा है। विद्युत की तरह पसरा पड़ा है। बहुत प्रेम अच्छा। हर लहर में हम्म, विद्युत की तरह पसरा पड़ा है। हम्म, देखे, आओ देखें और हम्म, मोहित हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेम हर लहर में विद्युत की तरह पसरा पड़ा है। हम्म, देखें, आओ देखें और मोहित हो जाए। हम्म, प्रेम हर शहर में खुशबू की तरह फैला पड़ा है। जी प्रेम हर शहर में खुशबू की तरह फैला पड़ा है। हम्म, ढूंढें, आओ ढूंढें और हम्म, उसी के हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्रेम हर शहर में खुशबू की तरह फैला पड़ा है। ढूंढें, आओ ढूंढें और उसी के हो जाए। जी प्रेम हर पहर में जी प्रेम हर पहर में पुलक की तरह बसा पड़ा है। पुलक की तरह बसा पड़ा है। हम्म, छुएं, जी आओ छुए और गदगद हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेम हर पहर में पुलक की तरह बसा पड़ा है। जी छुएं, आओ छुए और गदगद हो जाए। हम्म, प्रेम हर सफर में प्रेम हर सफर में पड़ाव की तरह बिखरा पड़ा है। बहुत पड़ाव अच्छा, की तरह बिखरा बिल्कुल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, रुके, आओ रुके और समर्पित हो जाए। समर्पित हो जाए। जी समर्पित जी हो जाए। जी जी तो इस तरह से ये प्रेम को लेकर मेरी कुछ कविताएं लगभग इस संग्रह में इसी तरह की कविताएं ही हैं। मतलब और ये छिटपुट एक लंबे अरसे से लिखी जा रही थी, और ये अभी जो संग्रह पीछे आया है, रंगों में रंग प्रेम रंग, जी इसमें मतलब ये संकलित हैं ये सारी कविताएं। जी मतलब ये प्रेम के एक अलग ही आयाम को छूती हुई कविताएं हैं। एक एक कविता खास किस्म जी की है, वो भी मैं जी वो भी छोटी है इसी तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल प्रेम में ईश्वर, जी जी प्रेम में नदी बहे जी या समुद्र गरजे। जी 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 प्रेम में अंगुलियां चटकें या आंखें छलछला उठे। प्रेम जी में पैर डगमगाएं, हाथ तिल मिलाएं या फिर मस्तिष्क रेत हो जाए। जी 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 ये सच तो यही है कि प्रेम में आदमी निडर हो जाता है, हम्म अतिरिक्त रिश्ते भूल जाता है। हम्म, शायद इसी को ईश्वर हो जाना कहते हैं। शायद जी जी इसी को जी ईश्वर हो जाना कहते हैं। जी हो जाना जी कहते हैं।
जी, जी। तो इस तरह जी, से कुछ कविताएँ, प्रेम कविताएँ। जी, जी। कुछ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और लोग भी हैं जो हमसे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछा हाँ, है। स्वागत, अ, स्वागत। जी, एक उपेंद्र यादव जी हैं। हाँ, ये पूछना चाहते हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि आपके अंदर प्रेम और जीवन की गूढ़ अभिव्यक्ति का प्रेरणा स्रोत क्या है? ये केवल उम्र का तकाज़ा है या फिर कुछ ऐसा जो उन्हें लिखने के लिए बाध्य करता है? मतलब आपके अंदर प्रेम और जीवन की गूढ़ अभिव्यक्ति का जो प्रेरणा स्रोत है, वो क्या है? ऐसा है कि मेरे लिए प्रेम जीवन का अनिवार्य अंग होकर ही बना रहा है। जी, प्रेम के बिना देखा जाए तो जीवन है ही नहीं। जी, प्रेम आपका अ, आकर्षण से शुरू होता है और आकर्षण बढ़ते-बढ़ते प्रेम का जो रूप बना लेता है, उससे फिर आप अलग नहीं हो सकते हैं। और जिस जीवन में प्रेम नहीं है, वो शायद निष्क्रिय सा हो जाता है। जी, 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 और मेरा जीवन इस ढंग से कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा। जी, प्रेम मेरा काम के प्रति, कर्तव्य के प्रति, मित्रों के प्रति और स्थान के प्रति इस तरह से प्रेम को अनेक रूपों में मैंने अपने जीवन में ढलते हुए देखा है। यहाँ तक कि कोई चीज़ मेरी पुरानी पड़ जाती है, मैं उसको भी नहीं छोड़ पाता हूँ। तो ये जी, ऐसा प्रेम आकर्षण कुछ भी आप कह लो जी, ही चलता है। तो जीवन जी, प्रेम के बिना तो संभव है ही नहीं। अब प्रेम जी, कैसा होता है, ये मेरी अपनी कविताओं में जो आया है, वो जी, वायवी प्रेम तो बिल्कुल नहीं हुआ, पर फिर भी उससे भी आप मुक्त नहीं हो सकते। अब अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या उसका आकर्षण आपको थोड़ा-सा झकझोरता है या उसकी आत्मीयता को आप वो तो परिभाषाएँ जो हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। अब जी, आत्मीयता जो है वो भी प्रेम का ही रूप कही जा सकती है। तो जी, प्रेम जी, को जिस ढंग से रूढ़ अर्थ में लिया जाता है, मैं उससे थोड़ा-सा हटकर हूँ। मैं उसको उस रूप में नहीं मानता। जी, क्योंकि जी, आत्मीयता भी तो एक प्रेम है, नहीं तो जी, आत्मीयता किसी के साथ हो ही नहीं सकती है। आप कोई जी, कपड़ा बिल्कुल। पहनते हैं, वो आप बार-बार पहनना पसंद करते हैं। आप एक जी, जूता पहनते हैं, बार-बार पहनते हैं। अब घड़ी जी, पहनते हैं तो बार-बार है। तो इसी तरह से जी, जो सारी चीज़ें हैं, जो आपका जीवन के बीच उनका महत्व अपना-अपना है, तो इसलिए जी, जीवन और उसके साथ संबंध बना हुआ है, बाकायदा बना हुआ जी, जी, जी। सफा साहब आपने जो कविताएँ पढ़ी थी उनकी भी प्रशंसा आ रही है। बहुत सारे लोग हमें उनको प्रशंसा कर रहे हैं इन कविताओं की। अनिल पांडे जी भी हैं इनमें, शिवानी है, उपेंद्र यादव है और कई लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। अच्छा एक सवाल और मैं ले रहा हूँ, ये अनिल पांडे जी ने सवाल पूछा है। ये साहित्य के माहौल को लेके है जो पंजाब में है कि मतलब उनका कहना है कि गोष्ठियों में युवाओं का लगातार गायब होने की जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं। तो वो है। नहीं, आपसे प्रश्न ये फिर से पूछना नहीं, अनिल क्या पांडे क्या हाँ, जी, जी, हाँ। जी। क्या अनिल क्या पांडे कहते जी हैं? ने पूछा है, साहित्यिक गोष्ठियों में जो युवाओं की संख्या कम हो रही है, इस हुँ। पर ये चिंता जाहिर कर रहे हैं और सवाल ये पूछना चाहते हैं कि पंजाब में कोई गंभीर साहित्य विमर्श या आंदोलन पंजाब में ना होने के पीछे क्या कारण है? ये इनका सवाल है। हाँ। ये सवाल उनका आज का नहीं है, ये एक पिछले कुछ 2-4 सालों से उनको बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इसके पीछे सिंपल और साधारण सा सवाल यह है कि जी, अ, युवा पीढ़ी लेखन की तरफ प्रवृत्त इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजेस में जी, कॉलेज के प्राध्यापक उनमें कोई भी हो सकता है। कुछ जी, जी, प्राध्यापक तो हैं, गंभीर हैं, पर जी, ज़्यादातर प्राध्यापक विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद जो है रचाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी रुचि आज के समय में खाना-पीना और जीवन को अच्छे ढंग से जीना, उसी की तरफ उनका ध्यान रहता है, पैसा कमाना और किसी भी तरह की कोई प्रतिबद्धता
उनमें लेखन के प्रति न होने की वजह से पिछले 10-20 वर्षों से मैं समझता हूँ कि ये स्थिति पैदा हुई है कि नई जनरेशन, अगली पंक्ति की जनरेशन जो है वो लेखन में प्रवृत्त नहीं हो रही है। इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम उनको नकार रहे हैं या उनको आगे नहीं आने देना चाहते। ऐसे सवाल उनके अक्सर वो रहते रहे हैं और पर क्योंकि हम एक लंबे समय के साथ लेखन के साथ जुड़े हुए हैं, सन 69 में पहला मेरा संग्रह आया, तब से क्या हमने भी सब कुछ ऐसा देखा है और उस वक्त एक जुनून था युवा पीढ़ी में। आज आपको अगली पंक्ति का कोई व्यक्ति विशेष जो है वो मिलता ही नहीं। अगर आप ढूंढना चाहें और अगर आप 60 साल के आदमी को सोचे कि ये नया मैंने पैदा कर दिया, कि वो इग्नोर था, वो इग्नोर अपनी वजह से था कि वह आगे बढ़ता ही नहीं था, उसकी अपनी सीमाएं थी, अपनी दिक्कतें थी उसकी, और पारिवारिक संकट थे, उसके अपने व्यक्तिगत संकट थे, जिससे कि वो लेखन में प्रवृत्त नहीं होता है। और ये नहीं है कि उनको कोई रोकता है, सवाल तो ये है कि उनके अंदर एक हालात ऐसे बनते हैं कई बार कि आदमी कुछ नहीं करता। अब एक स्नेह भारती अभी अमृतसर में है, एक लंबे अरसे से मुझे उनकी एक कविता की, लंबी कविता की याद आती है। और हुआ ये कि इतने वर्षों में वो हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ हैं। फिर उसके बाद पता चला, अब लगातार उनके 3 संग्रह आ गए। अब सवाल है कि ये परिस्थितियां कब किसी को मौका देती हैं और आदमी आगे आ जाता है। और जबकि अगर हम ये सोचें कि आज युवा पीढ़ी 60 साल का आदमी जो रिटायर हो गया हुआ है, वो आज अगर कविताएं संग्रह आ जाते तो वो कैसे, नई पीढ़ी कैसे हो गई? वो तो कविताएं भी उनकी उस वक्त की हैं। इसी तरह एक और हैं, अभी रमेश एहसास की एक लंबी कविता थी, वो अमृतसर में ही है और उनकी आई है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पर सवाल तो ये है कि वो खुद इसके जिम्मेदार है, ये नहीं कि उनको कोई रोकता है। हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू थोड़ा ज्यादा ना सही, थोड़ा हम काम करते रहे और बहुत से लोग हैं बहुत तेजी के साथ काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें युवा पीढ़ी क्यों नहीं लेखन में प्रवृत्त हो रही? ये कॉलेजेस के टीचर सबसे ज्यादा दोषी हैं, कॉलेजेस के। और खास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूलों में तो ये स्थिति पैदा होती ही नहीं, कॉलेज में आकर ही थोड़ा सा लेखन का प्रवृत्त होता है आदमी। किसी भी कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजेस में आप देख लो, बहुत, ये मैं पंजाब की बात ही कर रहा हूँ, मैं अब यूपी या उधर के बिहार के कॉलेजेस के बारे में बहुत ज्यादा इस रूम में क्या कहूँ। तो वहां भी जो मित्र हमारे यहाँ बताते हैं कि आने वाली जनरेशन वहां भी ऐसी है। कोई लिख रहा होगा, जो लिख रहा है वो भी उनको अच्छे ढंग से गाइडलाइन नहीं दी जाती, उनको बताया नहीं जाता। बट होता क्या है कि जो लिखने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है कि ये बकवास है, ये तुम्हें लिखना नहीं आता, ना तुम्हें आलोचना का पता है, तुम जानते ही नहीं हो कविता क्या होती है। सवाल तो ये है कि टीचर लोग बताते कहाँ हैं कि आपको ये, हाँ आप कंडेम करोगे वो हतोत्साहित हो जाएंगे। उनको बताओ तो सही आपकी जिम्मेवारी क्या है। अब अनुराग जी, आप जानते हैं कि हमने नकोदर में कितने कवि या लेखक पैदा किए, ये आपको पता है। और ये स्थिति कोई साधारण नहीं है कि एक छोटा सा गांव है, एक कस्बा था, और उसमें हिंदी के प्रचारार्थ हमने क्या नहीं किया पिछले 40 सालों में। बिल्कुल। और ये जगत प्रसिद्ध बात है। और विद्यार्थी है, पढ़ा भी है कई जगह कि नकोदर को आपने साहित्य का मक्का बना दिया। और वो नकोदर तो एक मतलब ऐसा स्थान हमने बना दिया था पंजाबी, हिंदी और उर्दू का कि किसी को आज इन 2-4-5 सालों में जो सामने आए हैं लोग, इन लोगों को पता क्या है कि नकोदर कितना मशहूर था। किस पंजाबी के लेखक ने नकोदर नहीं देखा डीएवी कॉलेज में या गुरु नानक कॉलेज में? हम लोगों ने मिलकर, प्रोफेसर गिल होते थे, आज का खैर चलो कनाडा गए हुए हैं, मतलब हम दोनों ने, कॉलेज में नहीं होता था तो हम शहर में करते थे। इतने फंक्शन दिल्ली से, कौन लेखक दिल्ली वाला जो यहाँ नहीं आया हमारे पास? वो आपके सामने है। आप तो खैर पत्रकारिता में थे ही, और न्यूज इतने बड़े बड़े कॉलम छपते रहे हमारे करते हुए। पर मतलब कहने का ये है कि ये सब दोष जो है इस वक्त जो पिछले 5-10 सालों में कॉलेज में है, और वैसे रुचि भी अब सारा ओवरऑल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि मौका हिंदी के लिए, इवन पंजाबी के लिए भी वो स्थिति नहीं है। कोई ठीक है कि यहाँ पंजाबी में 2-3 डीएवी के या दोबा के 2-4 लड़के सामने आए और वो अब अच्छे पोएट
आ वाला ग्रुप जो है सारा का सारा जी, वो जी, जी। उसमें से पैदा हुए और बिल्कुल। चाहे अब नाम मैंने क्या लेने हैं, मतलब आप जानते ही हैं। पर पंजाबी की बिल्कुल, थोड़ी स्थिति भिन्न है हिंदी की बजाय। हिंदी को मुकाबले। तो ऐसा है ना कि पंजाब में हम लोगों ने जिस ढंग से बचा के रखा हुआ है, ये हम ही जी, जानते हैं कि कैसे जी, ये बची हुई है। सिर्फ ये बिल्कुल। कह देने से कि उसको लिखना नहीं आता, उसको बोलना नहीं आता, वो क्या करेगा, आलोचना का नहीं पता, कविता का नहीं पता। अरे फिर बताओ जी, ना कविता क्या होती है, बताओ ना। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कोई बताओ तो जी, सही। जी, उनसे जी। भी आपने अच्छा, बहुत फ़ायदे लेने हैं तब आप बताओगे। जी, मतलब बात तो बिल्कुल ये है कि ये करने की ज़रूरत है, कहने का जी, मतलब ये है। जी, 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 जी। चलिए बहुत अच्छा जवाब था ये। अच्छा मैं चाहूँगा एक आप अपनी पसंद की कविता फिर एक पढ़ के सुनाएँ। हाँ, ठीक है। एक आध मैं जी, आपको जी, एक अलग तरह की कविता, अलग तरह से कहने का मतलब ये है कि जो रूटीन में मैंने आप पहले भी शायद बात की है कि जी, मैंने अपने ढंग से अलग-अलग जो हैं नेचर मेरी कविता की जिस रूप में आई है वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये कविता बहुत व्यंग्यात्मक सी और बड़ी हल्की-फुल्की कविता है पर अर्थ गर्भित कविता है और उस जी, पर जी, गौर करने की ज़रूरत जी, है। जी, कि जीने-मरने की तर्ज पर जी। आप और हम आमने-सामने हैं, हुँ, आगे-पीछे हैं, जी, दाएँ-बाएँ हैं, जी, छोटे-बड़े हैं, पर जी। हैं साथ-साथ। हुँ, घूर पर बैठे एक दूसरे को निहारते। बहुत आप जी, और हम आमने-सामने हैं, जी, आगे-पीछे हैं, छोटे-बड़े हैं, पर हैं साथ-साथ। घूर जी, पर बैठे एक दूसरे को निहारते। जी, आप और हम सुबह-सुबह उठेंगे, जी, रात को सोएंगे, जी। सारा दिन कुछ इस तरह करेंगे, बतियाएँगे, हुँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुँ, आपने कुछ लिया ही नहीं, हमने कुछ हुँ, दिया ही नहीं। हुँ, आप और हम सुबह-सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे, सारा दिन कुछ इस तरह करेंगे, बतियाएँगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आपने जी, कुछ लिया ही नहीं, हमने कुछ जी, दिया ही नहीं। हुँ, आप झूठ बोलेंगे, जी, सच बोलने की कोशिश करेंगे, लेने के लिए सब कुछ तैयार रहेंगे, लेने के लिए सब कुछ जी, तैयार रहेंगे, देने के लिए कुछ-कुछ कोशिश करेंगे। हुँ, जी, आप मेरे संबंधी हैं, जी, रिश्तेदार हैं, जी, पर आप मुझे जानते तक नहीं। हुँ, जी, आप मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पर आप हुँ, मुझे जानते तक नहीं। जी, हम आपके मित्र हैं, हुँ, पर आपके मित्र की परि पर आपको मित्र की परिभाषा तक का पता ही नहीं। जी, 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 आप मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, हुँ, पर आप मुझे जानते तक नहीं। हुँ, हम आपके मित्र हैं, पर आपको मित्र की परिभाषा तक का पता नहीं। हुँ, आप हैं कि हमारे जीने की तर्ज पर एतराज़ करते हैं, हुआ करे। जी, 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 आप हैं कि हमारे जीने की तर्ज पर एतराज़ करते हैं, हुआ हुँ, करे। आप बैंड बाजा बजाएँगे, जी, 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 आकाश तक को चीरेंगे, फाड़ेंगे, हुँ, धरती को स्वर्ग बनाने का नाटक करेंगे, जी, जी, जादूगर बनेंगे, बहुत अच्छा। छड़ियाँ घुमाएँगे, सबको रिझाएँगे, जी, जी, अपना जी, बनाएँगे, जी, 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 देखेंगे, दिखाएँगे, जी, हस्तरेखाओं के जंगल में हुँ, रोज़-रोज़ ले जाएँगे, जी, 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 जादूगर बनेंगे, छड़ियाँ घुमाएँगे, सबको रिझाएँगे, अपना बनाएँगे, देखेंगे, दिखाएँगे, हस्तरेखाओं के जंगल में जी, रोज़-रोज़ ले जाएँगे,
फिर भी आएंगे सूर्य की तरह, जी हवा जी की तरह, अंधेरे की तरह, यहाँ यहीं कहीं इतराएंगे, उत्सव मनाएंगे, जी 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 शर्माएंगे, सामने जी जरूर आएंगे, सीटी जी बजाएंगे, मरने की तर्ज पर जीना सिखाएंगे, मरने की तर्ज पर जीना सिखाएंगे, जीना सिखाएंगे, जीने मेरे तर्ज पर आप और हम आमने सामने हैं, आगे पीछे बिल्कुल है, दाएं बाएं। बिल्कुल तो ये एक बहुत ही मेरी विशिष्ट कविताओं में से एक मैं मानता हूँ, जहाँ पूरा का पूरा जो एक वातावरण है वर्तमान समय में मेरे आसपास का, हमारे आसपास का, वो आपको यहाँ मिलेगा, और लोगों की जो प्रगति है जो बन गई है उसको जी आप इसमें देख पाएंगे, निकाल पाएंगे। जी जी समय क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं, एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, जयप्रकाश जी हैं। उनका कहना है कि पंजाब में नशे की प्रवृत्ति को लेके काफी मतलब इन दिनों थी, तो क्या साहित्य में, उपन्यास में या कविता में इस तरह की कोई चीजें आई हैं नए साहित्य में नशे की नहीं, प्रवृत्ति? किस, एक बार रिपीट करिए। मतलब नशे की प्रवृत्ति पंजाब में जो नशे की, हावी है जी, हाँ, तो साहित्य पर इसका प्रभाव या इसमें साहित्य में किस तरह से ये रूपांतरित हुई, खासतौर पे हिंदी साहित्य में? देखिए ऐसा है कि ये जो शराब का मामला है या नशे का मामला है, ये एक सच तरह से एकदम इस रूप में सामाजिक मसला बन गया है, राजनीतिक मसला बन गया है, कि इसका साहित्य के साथ सीधे तौर पर संबंध नहीं रहा। एक रूटीन में अब लेखकों के साथ, लेखकों की जब बात आती है तो ये एक कॉमन सी बात हो गई है कि वो लेखक है, अरे यार वो तो पीता है, हम्म, वो नशा करता है तो करता है। पर कविता लेखन के साथ उसका संबंध जो है, वो कहते हैं कि अगर वो पीकर करेगा तो महान ग्रंथ रचेगा। अब जितने भी बड़े लेखक हमारे यहाँ, किसका नाम लो, चाहे वो हम्म, महिलाएं हैं तो चाहे वो पुरुष हैं, कौन नहीं नशा करता, और कितना कितना नशा करते हैं। अब जितने भी हमारे पुराने मित्र अब किस युग की बात करूं, अब नाम हम्म, लूंगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, जी जी सारे जी ही नशेड़ी हैं। कोई कोई आपको ऐसा मिलेगा, पर इसलिए नशे के साथ इसका संबंध मुझे नहीं लगता कि अब लेखन के साथ रहा है, तो वो तो उनकी जीवन शैली बन गई। जी वो तो अब मीट, मुर्गा, अंडा, शराब, ये सब नशे, ये अब क्या बात करें इसकी बात। अब ये लेखन के साथ, लेखन में ये तो नहीं आता भाई शराब, वो देखो ना वो फ्लैट, नशा मत करो, ये हम्म, मत करो, ये मत करो। अब ये मत 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 करते हुए सदियां बीत गई, कौन हम्म, रुका है? बिल्कुल झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, ये ना करो, वो ना, कौन मानता है? झूठ झूठ झूठ। अब मतलब इस ढंग से जो स्थिति हमारी बनी हुई है, इसलिए नशा या ये शराब आदि का मामला जो है वो बिल्कुल अलग किस्म का हो गया। लेखन के साथ इसका किसी भी तरह से हम लोग जोड़कर जी सोचे भी, इस पर कविताएं लिखी जाए, इस पर। और हाँ, अब अब फिल्में इस काम के लिए फिल्में ही रह गई हैं, जी या जी जी कुछ और हमारे सीरियल रह गए हैं, जहाँ वो दिखा देते हैं कि एकदम हाइट तक लेके जाएंगे, जी जी और जी आखिर पर वो जब तक कि उसकी आदत ही बढ़ जाती है, जब तक उसका बताएंगे एंड कि ये ठीक हो जाना है, इन्होंने ये उसको जेल हो गई, कहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वर्तमान समय में पंजाब की स्थिति तो बहुत ही, वैसे तो हर तरफ यही हाल है, पर यहाँ तो हम्म, स्थिति की सरेआम खून खराबा हो रहा है, आपके सामने ही है, ग्रुप है। बिल्कुल अब बिल्कुल कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल है इसके बारे में। तो जी नशे जी वाले, मुझे नहीं लगता कि ये कविता का विषय कुछ रह गया है, जी जी या जी किसी भी तरह से शराब पीना ना पीना, ये तो जीवन शैली है आदमी की। हाँ, उस पर आप कहानियां लिख सकते हो, लिखी जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उपन्यास भी जी लिखे, पर कविता का मुझे नहीं लगता कि ये विषय शराब के, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं जी मानता जी 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 कि जो लोगों ने मुझे अब तक वो एक वो याद आ रहा है कि एक बार एक हमने आयोजन किया तो अशोक और बटालवी को बुला लिया। वो शायद जी वो घटना आपने वो भास्कर में भी मेरी वो छापी थी, मुझे अब तक जी याद जी है। जी जी तो अब वहां पर शिव कुमार बटालवी गा रहा है, अपने जैसे खूबसूरती के साथ वो गाता था, और जो बात तो है ही ना, शिव कुमार बिल्कुल बटालवी भी बिल्कुल गायकी की इंतहा। अच्छा, अब वो मंच पर गा रहा है और हम्म ड्रिंक उसने कर रखी है, सामने बैठा है पाश, हम्म जी अब जी पाश को गुस्सा आ रहा है, और उसने वहां जो हुड़दंग मचाया,
या हुआ कि उसकी शराब को लेकर या उसकी ड्रिंक को लेकर। अब सवाल ये है कि ये तो एक उसकी जीवन शैली है, उसको आप कैसे रोकोगे? और किसी को भी आप इस ढंग से नहीं रोक सकते। ये तो खुद अपने आप रुके कि ठीक है, मैं उस मौके पर जा रहा हूँ तो मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तो अब स्थितियाँ बड़ी विचित्र है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि ये कविता का विषय है कि इस पर कविताएं लिखी जाए और या उनको रोका जाए। हाँ, कहानियाँ घड़ी जाती हैं, क्योंकि कविता घड़ी नहीं जाती, कहानियाँ घड़ी जाती है, उपन्यास की रचना बनाई जाती है। तो वहाँ आप तो पात्र ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि वो जिससे कि आपको लगे कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है, तो उसको छोड़ना चाहिए। मतलब जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि मेरी कविता में इस प्रकार का कोई प्रसंग जो है मैं ला नहीं पाता, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं कि ये विषय कविता के हैं, ये कहानियों के हैं। कहानी घड़िए, उपन्यास घड़िए तो ठीक है, समझ में आता है कि पात्र क्रिएट कर दीजिए, उसका एंड दिखा दीजिए, जो भी आप दिखाना चाहते हैं। तो ये है। समय क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन, मैं और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा। मतलब आप हिंदी पत्रिका फिर का संपादन करते रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में देखा जाए तो कोई भी स्तरीय हिंदी पत्रिका दिखाई नहीं देती है। क्या कारण मानते हैं इसका? कारण राही जी, इसके पीछे मतलब छोटे बड़े बहुत कारण रहे हैं। कि पहला देखिए, ये काम तो होता ही होना चाहिए सरकार का, कि पंजाब में अब पटियाला से एक आध पत्रिका निकलती है और वो रेगुलर नियमित नहीं हो पाती। उनकी अपनी स्थितियां हैं, क्योंकि खास तौर पर हिंदी की दुर्गति जो बनती जा रही है, वहाँ उसके लिए थोड़ा सा हिंदी वालों को, वैसे तो सबको करना चाहिए, हिंदी वाले ही क्यों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, तो उसके लिए प्रयास करने चाहिए कि उनका सहयोग करें, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। रह गई सरकारी स्थितियां थोड़ी, अब उसके बारे में हम आप कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ देख ही सकते हैं, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए, पर नहीं हो पा रहे। रह गई प्राइवेट लेखक लोग कितने निकालते हैं, इधर उधर प्रयास पिछले लंबे अरसे से, पहले तो बहुत होते थे, कई पत्रिकाएं लुधियाना से भी निकलती रही, चंडीगढ़ से भी निकलती रही, एक जमाना था, तो कई पत्रिकाएं निकली, इसमें कोई संदेह वाली नहीं है। हाँ, वर्तमान समय की बात करें कि पिछले 5-10 सालों में यहाँ पत्रिकाएं जो हैं किसी भी तरह से छिटपुट प्रयास, तो देखिए 2-4 पत्रिकाएं निकली हैं, पर वो एक लंबी जो यात्रा वो नहीं कर पाई, और उसके पीछे आर्थिक संकट भी होता है, समय की बात भी होती है। फिर एक सबसे बड़ी बीमारी ये है जो हुई है कि सहयोग करने की बजाय हर आदमी अपने टापू खड़े करना कर जाता है। हर आदमी कहता है कि मैं ही संपादक बन जाऊं, मैं ये जो है कि बजाय इसके कि आप सहयोग करिए, ऐसा नहीं हो पाता है। और उसके जब हर आदमी, अब देखिए ना, जालंधर जैसे शहर में भी पत्रिकाएं निकलती रहीं, और फिर वो भी संपादक है, वो भी संपादक है, वो भी अपने नाम के नीचे संपादक अपना बायोडाटा तैयार करने के लिए, ताकि फिर और नौकरी का धंधा है, अपनी इम्पोर्टेंस बनाने की बात है, अपने मतलब कुछ भी आप कह सकते हो। तो मतलब ये है कि ये जो एक जो है ना, मतलब एक दूसरे का सहयोग का ना होना, ये इंडिविजुअल होता ही है, बाकी कई जगह पर ऐसा होता है कि आदमी निकलता है। अब जैसे अब हरियाणा में 1-2 पत्रिकाएं निकलती हैं, खूब निकलती हैं, पर पंजाब में अभी एकदम तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय, कि ठीक है 1-2 प्रयास फगवाड़ा से, लुधियाना से होते रहते हैं छोटे मोटे, पर पत्रिका के प्रति थोड़ा रुझान अब उतना नहीं रहा है। तो 1-2 अंक निकाले, उसका स्वार्थ हुआ, लोगों से संपर्क बन गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो ठीक है, निकाले, थोड़े पैसे लगा दिए, तो फिर सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार अगर विज्ञापन आदि देने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो प्रवृत्ति है संपादक बनकर काम करने की, वो है, ऐसा नहीं है। अब ये जैसे अभी आपने वो अनिल पांडे का नाम लिया, उसका भी प्रयास पूरा रहा है, हम करते रहे हैं, अमृतसर से भी होती रही है, पर वो सरकार की ओर से किसी भी तरह से विज्ञापन आदि की कोई स्थिति जो है नहीं बनती है, तो फिर आदमी हार जाता है। और कहाँ तक, और फिर कोरोना ने और काम खराब कर दिया कि अब कोई विज्ञापन देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो विज्ञापन के बिना, या मैं फिर चंदा देने की बात किसी के मन में नहीं आती है कि 100 रुपया दे दो, 100 रुपया खर्चना भी आज के आदमी सोचता है कि ये तो मैं 100 रुपये में तो हमारा घर का, ये कह लीजिए 200 रुपये में आटा आ जाएगा, 2-4 किलो आ जाएगा, चलो रोटी का बड़ा हफ्ता चल जाएगा। तो मतलब ये स्थितियां बड़ी हैं, क्योंकि संकट है, आर्थिक संकट।
इस वजह जी, से जी। पत्रिका का काम थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कोई सामूहिक प्रयास हो, सारे सहयोगी आपस में बन जाए तो बात अलग है, वरना जी, फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जी। कारण अकारण आप कह सकते हो। जी, जी, जी। समय भी काफ़ी सीमित है, तो मैं चाहूँगा जाते-जाते आप अपनी कोई छोटी-सी कविता पढ़ें। हाँ, बिल्कुल, लीजिए एक छोटी-सी जी, एकदम अभी आपके सामने बिल्कुल छोटी है सारी। जी। कविता है, कविता जी, के संग-संग। जी, जी, जी। कविता के संग-संग चलूँगा, जी, जी, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, जी। सब कुछ पलोसूँगा, हुँ, मिट्टी को जगाऊँगा, जी। पानी को हिलाऊँगा। हुँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता के संग-संग चलूँगा, भीतर से बाहर, जी, बाहर से भीतर, जी, सब कुछ पलोसूँगा, मिट्टी को जगाऊँगा, पानी को हिलाऊँगा, कविता के संग-संग चलूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता के संग-संग चलूँगा, जी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जी, जी, सब कुछ उलीचूँगा, जी। हवा को काटूँगा, हुँ, आवाज़ को बाँटूँगा, जी, अंधेरे को छाँटूँगा, जी। प्रकाश को बटोरूँगा। हुँ, कविता के संग-संग चलूँगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब कुछ उलीचूँगा, हवा को काटूँगा, आवाज़ को बाँटूँगा, अंधेरे को छाँटूँगा, प्रकाश को बटोरूँगा। कविता के संग-संग चलूँगा, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, सब कुछ पलोसूँगा, मिट्टी को जगाऊँगा, पानी को हिलाऊँगा, पानी को बहुत, हिलाऊँगा, कविता बहुत, के संग-संग चलूँगा। बहुत अच्छा। तो साहब आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को भी मिला। आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका जी, वेलकम। जी। दोस्तों प्रोफ़ेसर मोहन सप्रा के जीवन और रचनाक्रम से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें होंगी, जिन्हें हम और आप जानना चाहते हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता और बातचीत बहुत लंबी भी हो जाएगी। इसके लिए हम अलग से कोई आयोजन करने का प्रयास करेंगे। तो आपने प्रोफ़ेसर मोहन सप्रा से सुनी साहित्य और कला से संबंधित अन्य अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली कड़ी में फिर किसी शख्सियत के साथ बातचीत लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।